फिल्म की शुरुआत होती है जापान में फैले एक जानलेवा वायरस से। कुछ ही घंटों में पूरा शहर ज़ॉम्बियों से भर जाता है। सबसे अजीब बात यह है कि ये ज़ॉम्बी मरने के बाद भी अपनी पुरानी आदतें नहीं भूलते। कोई हाई जंप मार रहा होता है जैसे ओलंपिक की तैयारी कर रहा हो, तो कोई शॉपिंग मॉल का दरवाजा पकड़कर खींच रहा होता है जैसे सेल खत्म होने वाली हो। कहानी कुछ दिन पीछे जाती है। हाइडो एक छोटा सा मंगा आर्टिस्ट है जिसकी जिंदगी बड़े ही सादे तरीके से चल रही होती है। एक शाम वह घर पहुंचता है तो देखता है कि उसकी पत्नी जमीन पर तड़प रही है। अचानक वह बेहद अजीब हरकतें करते हुए उठती है और हाइडो समझ भी नहीं पाता कि उसकी पत्नी पहले ही ज़ॉम्बी बन चुकी है। दोनों में जोरदार लड़ाई होती है। पत्नी इतनी पागल हो जाती है कि दरवाजे को दांतों से चबा डालती है। इसी दौरान वह हाइडो के हाथ पर काट लेती है। अपनी जान बचाने के लिए हाइडो पूरी ताकत लगाता है और जमीन पर पड़े एक लोहे के टुकड़े से पत्नी का सिर आर पार कर देता है। वह डर के मारे घर से भाग निकलता है। हाइडो ऑफिस पहुंचता है, लेकिन वहां का नजारा और ज्यादा खतरनाक होता है। एक सहकर्मी पहले ही उनके बॉस को मार चुका होता है और अब वह हाइडो की तरफ बढ़ता है। डर से हाइडो फिर भागता है, लेकिन अब पूरा शहर ज़ॉम्बियों से भरा हुआ है। किसी तरह वह टैक्सी तक पहुंचता है। ड्राइवर सो रहा होता है। तभी एक लड़की उसके पास आती है और पास ही एक ज़ॉम्बी फोन पर कुछ बड़बड़ाता दिखता है। तभी एक आदमी अचानक टैक्सी में कूद जाता है और सब लोग उस कार में चढ़ जाते हैं। ड्राइवर तुरंत गाड़ी शहर से बाहर निकाल देता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वही सूट पहनने वाला आदमी नाक से खून बहाने लगता है। उसके हाथ पर ज़ॉम्बी का काटा हुआ निशान होता है। ड्राइवर दया दिखाते हुए उसे रूमाल देता है, लेकिन अगले ही पल वह आदमी ड्राइवर का हाथ काट लेता है। वह हाइडो पर झपटता है, लेकिन हाइडो उसे धक्का देकर बाहर फेंक देता है। अब ड्राइवर खुद बदलने लगता है और दर्द में एक्सेलरेटर दबा देता है। कार अनियंत्रित होकर तेजी से भागती है। हाइडो लड़की को संभालता है और दोनों सीट बेल्ट लगा लेते हैं। कार दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, लेकिन दोनों किसी तरह बच जाते हैं। बाहर निकलते हैं तो देखते हैं पूरी सड़क तबाह पड़ी है। लड़की का नाम है मी और वह बताती है कि उसने सुना है कि पहाड़ों पर, खासकर फूजी पर्वत जैसी ऊंची जगह पर वायरस मर जाता है। दोनों वहां जाने का फैसला करते हैं, लेकिन आराम करते समय हाइडो देखता है कि मी की गर्दन पर काटने का निशान है। डर कर वह बंदूक उसकी तरफ तान देता है। मी बताती है कि उसे एक ज़ॉम्बी बच्चे ने काटा है। वह पूरी तरह ज़ॉम्बी नहीं बनी, बल्कि आधी इंसान आधी ज़ॉम्बी की हालत में है। उसका दिमाग अभी तक काम कर रहा है। हाइडो डरते हुए भी उसे छोड़ नहीं पाता और दोनों आगे बढ़ते हैं। रास्ते में मी का शरीर बदलने लगता है और हाइडो डरकर भागता है। तभी सामने एक फॉरेस्ट गार्ड दिखता है, लेकिन वह भी ज़ॉम्बी ही निकलता है और हाइडो पर टूट पड़ता है। तभी मी अचानक सुपर ह्यूमन ताकत के साथ आती है और उस ज़ॉम्बी का सिर मोड़कर धड़ाम से उड़ा देती है। अब मी पूरी तरह सुपर पावर वाली हाफ ज़ॉम्बी बन चुकी है, पर उसका दिमाग अभी भी इंसानों जैसा है। दोनों आगे बढ़ते हैं और एक सुनसान कस्बे में पहुंचते हैं। वहां एक कपड़ों की दुकान में घुसते हैं। कपड़े ट्राई करते समय पीछे से एक ज़ॉम्बी आकर मी को पकड़ लेता है। तभी एक मास्क पहनी महिला आती है और मी को बचा लेती है। वह बताती है कि उसका नाम है दाई सुंदर और वह कुछ बचे हुए लोगों के साथ यहाँ बिल्डिंग के ऊपर रहती है। वहाँ एक लड़का है जिसका नाम शो है और वही इस छोटे से ग्रुप का लीडर है। बचने की कोशिश में हाइडो और मी को उस छोटे से कैंप में लाया गया था जहां दाई सुंदर और बाकी बचे हुए लोग रहते थे। ग्रुप का लीडर था छोटा शो। उसने हाइडो और मी दोनों का स्वागत किया और अपने आदमी ओल्ड बू को आदेश दिया कि वो उन्हें खाना पीना और जरूरी सामान दे। ओल्ड बू एक नेक दिल इंसान था। उसने हाइडो को बताया कि हर ज़ॉम्बी अपने मरने से पहले वाली आदतें बनाए रखता है, जैसे वही सफेद कपड़ों वाला ज़ॉम्बी जो पहले हाई जंप एथलीट था, अब एक छलांग में सैकड़ों मीटर दूर पहुंच जाता है। दोपहर होते ही छोटा शू ने सभी पुरुषों को मीटिंग के लिए बुलाया। उसने बहाना बनाया कि ग्रुप को नए सामान की जरूरत है, इसीलिए हाइडो अपनी शॉटगन उसे दे दे। हाइडो ने इनकार किया तो छोटा शू ने चालाकी दिखाते हुए उसके आदमी को मी का अपहरण करवाने का आदेश दे दिया। मी के डर से हाइडो बंदूक उठाकर उनके सामने खड़ा हो गया। उधर मी को भी खतरे का एहसास हो गया था। उसका आधा ज़ॉम्बी शरीर सक्रिय होने लगा और उसके छोटे से मुक्के की एक ही मार से एक आदमी हवा में उछल गया। लेकिन इसी दौरान
उसका दाहिना आंख, जो अब जॉम्बी जैसी बन चुकी थी, सबके सामने आ गई। छोटा शू ने इस मौके का फायदा उठाकर सीधा हमला कर दिया। हाइडो असहाय था और उसकी बंदूक भी उससे ले ली गई। छोटा शू ने गर्व से बंदूक हाथ में ली ही थी कि उसका साथी लॉन्ग हेयर अचानक उससे हथियार छीन लेता है। इस दुनिया में जिसके हाथ में बंदूक, वही नेता। कुछ ही सेकंड में छोटा शू लीडर से सीधे सबसे नीचे गिर गया और उसके भीतर एक क्रूर योजना जन्म ले चुकी थी। उसी समय दाई सुंदर हाइडो को अपने टेंट की तरफ बुलाती है। अंदर में घायल पड़ी है। अच्छी बात यह थी कि उसे लगी तीर की चोट जानलेवा नहीं थी, वह जीवित थी। हाइडो ने मी को दाई सुंदर की देखरेख में छोड़ा और सामान ढूंढने वाले दल के साथ अंडरग्राउंड बेसमेंट की ओर चल पड़ा। जैसे ही सब नीचे पहुंचे, छोटा शू अंधेरे का फायदा उठाकर चुपके से गायब हो गया। बेसमेंट में लॉन्ग हेयर ने लाइट ऑन की ओर साफ दिखाई दिया। सामान से भरा हुआ बड़ा गोदाम। सब लोग खुशी खुशी उधर दौड़ पड़े, लेकिन उन्हें पता भी नहीं था कि सारी गतिविधियां छोटा शू कंट्रोल रूम से देख रहा है। कुछ ही देर बाद दीवारों पर लगे स्पीकर से जोरदार संगीत बजने लगा। आवाज इतनी तेज हो गई कि बाहर मौजूद जॉम्बी लोहे की जाली पर टूट पड़े। लॉन्ग हेयर को खतरे का आभास हुआ और उसने सबको तुरंत बाहर निकलने को कहा, पर तभी देखा निकास द्वार पहले से ही अनगिनत जॉम्बियों से भर चुका था। अब लड़ाई ही एकमात्र रास्ता था। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए जॉम्बियों से भिड़ गए। हाइडो का कमजोर दिल उसे डराकर एक अलमारी में छिपा देता है। बाहर हालत और बिगड़ने लगी। तभी हाई जंप जॉम्बी भी संगीत सुनकर पागल हो गया और एक ही छलांग में सीधे उस ऊंची बिल्डिंग की छत पर आ गिरा जहां मी और दाई सुंदर रहती थी। कुछ ही पलों में उसने ऊपर के सभी लोगों को मार डाला। अब सिर्फ 2 लोग बची थी, दाई सुंदर और घायल मी, जो टेंट के पीछे छिपी थी। दाई सुंदर वॉकी टॉकी पर मदद बुलाती है। अलमारी में छिपा हाइडो यह आवाज सुन लेता है। वह मन ही मन कई बार कल्पना करता है कि कैसे बाहर निकले, कैसे लड़ाई करे, पर हर कल्पना का परिणाम मौत ही होता है। कई बार कोशिश करने की हिम्मत जुटाने के बाद वह सच में अलमारी से बाहर कूदता है, पर बाहर कोई नहीं था। उसी समय अचानक एक जॉम्बी उस पर टूट पड़ता है और उसका हाथ पकड़कर काटने की कोशिश करता है। हाइडो किसी तरह लड़खड़ाते हुए पास पड़ा हुआ फायर एक्सटिंग्विशर उठाकर जॉम्बी के सिर पर दे मारता है। जॉम्बी गिरकर शांत हो जाता है। हाइडो घबराकर अपना हाथ चेक करता है, पर किस्मत से उसकी मोटी घड़ी ने जॉम्बी के दांतों से उसे बचा लिया। अब हाइडो की जान में जान आई। वह भागकर पार्किंग एरिया पहुंचता है और अपनी शॉटगन वापस पा लेता है। उधर दाई सुंदर भी मी को अपनी पीठ पर उठाकर उसी पार्किंग में पहुंची जहां अचानक छोटा शू सामने आ गया। उसने कहा कि उसके पास कार है, वह सभी को यहां से बाहर निकाल सकता है। पर दाई सुंदर ने देखा कि उसके हाथ पर खून बह रहा है और उसकी गर्दन पर काला वायर्स फैल चुका है। वह अब किसी भी पल जॉम्बी बन सकता था। डर कर वह मी को लेकर भागने लगी। उसी क्षण छोटा शू उन पर टूट पड़ा, पर तभी हाइडो आ गया। उसने अपनी शॉटगन तानकर छोटा शू को रोक दिया। इसके बाद सभी जीवित लोग नीचे के रास्ते से बाहर भागने लगे, लेकिन आगे और पीछे दोनों दिशाओं से जॉम्बियों ने उन्हें घेर लिया। बचने का कोई तरीका नहीं था। तभी हाइडो, जो पिछले कुछ दिनों तक डर डर कर जी रहा था, अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने बंदूक उठाई और बम 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 गोलियां चलाते हुए जॉम्बियों के सिर उड़ाता गया। एक एक करके रास्ता साफ होता गया। उसके हौसले को देख लॉन्ग हेयर और बाकी बचा हुआ दल भी लड़ाई में कूद पड़ा। लंबे और खतरनाक संघर्ष के बाद सभी जॉम्बियों को मार गिराया गया। अंत में सिर्फ 3 लोग जीवित बचे, हाइडो, दाई सुंदर और आधी जॉम्बी पर इंसान जैसी मी। फिल्म के अंत में हाइडो, जो कभी डरपोक, कमजोर और अनगिनत बार भागने वाला इंसान था, अब पूरे देश में हीरो के नाम से जाना जाने लगा।